Hello everyone. This video is for class 12th Information Technology code 802 from NCERT book. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था डेट कि हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस में। और लास्ट क्लास में मैंने आपको डेटा टाइप्स भी एक्सप्लेन किए थे कि डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस में और हम उनका यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन टेबल क्रिएट करने से पहले हमें स्टूडेंट्स डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है माई एसक्यूएल में। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वीडियो में सबसे पहले कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड होगी क्रिएट डेटाबेस नेम। जैसे यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस स्कूल, तो हमारा स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया है। जैसे आप ये सॉफ्टवेयर में यहाँ पर देख भी सकते हैं, सबसे पहले हमने क्रिएट डेटाबेस स्कूल, तो हमारा डेटाबेस स्कूल क्रिएट हो गया है। इसके बाद हमने माई एसक्यूएल में कमांड टाइप की है शो डेटाबेसेस, कि जितने भी हमारे अभी माई एसक्यूएल डेटाबेस में जितने भी हमने डेटाबेस क्रिएट किए हैं वो सब शो हो जाएं। देखिए जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे डेटाबेस बनाए गए हैं पहले से। इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल परफॉर्मेंस स्कीमा, स्कूल टेस्ट। ये स्कूल नाम का जो डेटाबेस दिख रहा है ये जस्ट हमने अभी क्रिएट किया है। तो हमें पता होना चाहिए कि इन सारे डेटाबेस में से हमें कौन से डेटाबेस में टेबल क्रिएट करनी है। तो अभी हमने स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है, हमें अब जो टेबल क्रिएट करनी है वो स्कूल नाम के डेटाबेस में क्रिएट करनी है। ये हम कैसे बता पाएंगे कि इन सारे डेटाबेसेस में से स्कूल नाम के डेटाबेस में टेबल क्रिएट होगी। तो इसके लिए भी एक हमें कमांड यूज़ करनी पड़ती है। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर कमांड होगी यूज़ डेटाबेस। जैसे हमने कमांड टाइप की यूज़ स्कूल, तो अब यहाँ पर एसक्यूएल ने बता दिया है डेटाबेस चेंज। डेट मीन्स कि अब जो हम टेबल क्रिएट करेंगे वो स्कूल डेटाबेस में टेबल क्रिएट होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा यूज़ स्कूल। अब स्कूल के बाद हमें यहाँ पर ये टेबल क्रिएट की है, क्रिएट टेबल टीचर, जो हमने लास्ट क्लास में रीड आउट की थी कि टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसका हमने सिंटैक्स भी देखा था क्रिएट टेबल कमांड का। उस सिंटैक्स का यूज़ करके ही टेबल क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट किया, क्रिएट डेटाबेस नेम। देन उसके बाद हमने बताया कि किस डेटाबेस में टेबल क्रिएट करनी है, उसके लिए यूज़ कमांड का यूज़ किया है हमने। देन क्रिएट टेबल टीचर। अब ये टीचर नाम की जो टेबल हमारी क्रिएट होगी ये डेटाबेस स्कूल में क्रिएट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है डेटाबेस कंस्ट्रेंट, जो हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। एक बार इसको दोबारा यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। कंस्ट्रेंट होते हैं स्टूडेंट्स कंडीशंस, जो कंडीशन हम अपने डेटाबेस में या डेटाबेस टेबल में अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रेंट है नोट नल। सबसे फर्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रेंट नोट नल। नोट नल से समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, डेट मीन्स कि कोई ऐसी फील्ड, हम जिस भी फील्ड में नोट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे, इसका मतलब हम उस फील्ड में वैल्यू एंटर हमें करनी ही होगी। हम उस फील्ड की वैल्यू को ब्लैंक नहीं कर सकते। नोट नल दैट मीन्स नल वैल्यू या ब्लैंक हम उस पर्टिकुलर फील्ड को नहीं छोड़ सकते जब डेटा एंटर करेंगे। जैसे आप ये टेबल देखिए, जो हमने टेबल क्रिएट की है, क्रिएट टेबल टीचर, जो हमने पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम के आगे हमने यहाँ पर कंस्ट्रेंट यूज़ किया है नोट नल। दैट मीन्स कि जो हमारी फील्ड क्रिएट होगी फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में हमें हर जिसकी भी एंट्री फिल करेंगे सबका फर्स्ट नेम एंटर करना ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कंस्ट्रेंट, एक कंडीशन अप्लाई कर दी है नोट नल। हम उस फर्स्ट नेम वाली फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, हमें फर्स्ट नेम की वैल्यू एंटर करनी ही करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट डेटाबेस कंस्ट्रेंट था नोट नल। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास डेटाबेस कंस्ट्रेंट है डिफ़ॉल्ट। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट का मीनिंग अगर आप देखेंगे कंप्यूटर के टर्म्स में तो हम समझ लेते हैं अपने आप। डिफ़ॉल्ट मीन्स अपने आप। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
कि हमने डिफ़ॉल्ट यहाँ पर यूज़ किया है सैलरी वाली फील्ड में। जो सैलरी फील्ड हमारी बनेगी क्रिएट टेबल टीचर में, इसके आगे हमने यूज़ किया है डिफ़ॉल्ट, और एक ये वैल्यू दी है हमने 40,000, डिफ़ॉल्ट 40,000। तो यहाँ पर इसका स्टूडेंट्स क्या मतलब होगा कि जब हम डेटा एंटर करेंगे, डेटा एंटर करते टाइम जो सैलरी जब हम एंटर करेंगे सभी एम्प्लॉयज़ की, टीचर्स की जब सैलरी एंटर करेंगे, इन केस अगर हमने किसी भी टीचर की सैलरी एंटर नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट माई एसक्यूएल डेटाबेस उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करा देगा 40,000। हमने यहाँ पर यह मान लिया है कि मिनिमम सैलरी हम हर टीचर को 40,000 दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम एम्प्टी छोड़ेंगे सैलरी वाली फील्ड को किसी भी टीचर के लिए, तो उस पर्टिकुलर टीचर की वैल्यू अपने आप ही 40,000 प्लेस कर दी जाएगी, हमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो डैट मीन्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, डिफ़ॉल्ट कंडीशन वो कंडीशन है जिसकी हेल्प से हम एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर सकते हैं किसी भी फील्ड को बिना एंट्री के। नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रेंट आता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चेक कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है यहाँ पर, चेक। चेक कंस्ट्रेंट हम यूज़ कब करेंगे, जब हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू एक रेंज से ज़्यादा ना हो, किसी पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू रेंज से ज़्यादा ना हो। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे, हमने यहाँ पर ये डिपार्टमेंट नंबर लिया है, अब हमने यहाँ पर ये चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ किया है, आप देख पा रहे हैं चेक कंस्ट्रेंट। तो ये जो हमने चेक कंस्ट्रेंट लिया है इसमें ब्रैकेट में हमने एक कंडीशन लगाई है कि डिपार्टमेंट नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 110। डिपार्टमेंट नंबर हम 110 या इससे नीचे की कोई भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, लेकिन 110 से ज़्यादा की वैल्यू हम डिपार्टमेंट नंबर की नहीं ले सकते। 110 से ज़्यादा की वैल्यू हम एंटर नहीं कर सकते फॉर द फील्ड डिपार्टमेंट नंबर। ये किसकी हेल्प से हुआ है, चेक कंस्ट्रेंट की हेल्प से। चेक कंस्ट्रेंट ने एक पाबंदी, एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि हम अपनी डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू 110 से ज़्यादा नहीं कर सकते। हम जैसे फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पर अगर अप्लाई कर देते हैं सैलरी वाली फील्ड में, और हमने लगा दिया चेक सैलरी इज़ लेस देन इक्वल टू 40,000, तो हम यहाँ पर क्या होगा, किसी भी टीचर की सैलरी 40,000 से ज़्यादा नहीं एंटर कर सकते। तो चेक क्या करता है, एक रेंज हमें स्पेसिफाइड करा देता है कि इस रेंज तक आप वैल्यू एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट हमारे पास आता है की कंस्ट्रेंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं की कंस्ट्रेंट। और ये ज़्यादातर जो हम की कंस्ट्रेंट रीड आउट करते हैं प्राइमरी की बात होती है। प्राइमरी की स्टूडेंट वो की होती है जिसकी हेल्प से हम अपने डेटाबेस में, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट वो कंस्ट्रेंट होता है स्टूडेंट जिसकी हेल्प से हम अपने डेटाबेस टेबल में किसी भी वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में 2 मयंक हैं, अब हम नेम वाली फील्ड को प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि प्राइमरी की एक कंडीशन होती है कि जिस भी फील्ड को हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं उस फील्ड में सारी ही वैल्यूज़ यूनिक होंगी और कोई भी वैल्यू नल नहीं होगी, एम्प्टी वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर नेम और दोनों की कास्ट नहीं है, तो 2 नाम के बच्चे हैं मयंक नाम के, तो हम वहाँ पर किस मयंक की बात हो रही है ये नहीं पता कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर प्राइमरी की एक ऐसी फील्ड को बनाते हैं जिसमें सभी वैल्यू यूनिक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर रोल नंबर वाली फील्ड होगी, या जैसे टीचर आईडी, इस पर्टिकुलर टेबल की बात करते हैं, टीचर आईडी को हमने यहाँ पर प्राइमरी की बनाया है, देख सकते हैं आप। दैट मीन्स आईडी, क्योंकि सभी टीचर की आईडी सबकी यूनिक होंगी, तो प्राइमरी की उसी फील्ड को बनाया जाता है जिसकी सारी ही वैल्यू यूनिक हों, और प्राइमरी की हेल्प से हम अपने डेटाबेस टेबल में वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हमें बताया है कि अगर टेबल में एक ही फील्ड को हमने प्राइमरी की बनाया है तो केवल उस फील्ड के नेम के आगे हमें लिखना होगा प्राइमरी की, और हमारी ये टीचर आईडी बन गई है यहाँ पर प्राइमरी की। बट इन केस हमारे पास प्राइमरी की के लिए कोई सिंगल फील्ड ऐसी नहीं है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, तो उस केस में हम एक से ज़्यादा फील्ड को भी प्राइमरी की
बना सकते हैं। जैसे उसके लिए हमें यहाँ पर ये फॉलो करना होगा सिंटैक्स, आप देख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा फील्ड को हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें लिखना होगा प्राइमरी की। यहाँ पर अब हमें प्राइमरी की नहीं लिखना है, अलग से हमने लिखा प्राइमरी की और ब्रैकेट में बताया है हमने कि किस किस फील्ड को हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। टीचर आईडी को बना दिया है और डेट ऑफ बर्थ को हमने प्राइमरी की बना दिया है। तो दो मेथड है हमारे पास प्राइमरी की बनाने के। अगर हम सिंगल फील्ड को बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल उस पर्टिकुलर फील्ड के आगे प्राइमरी की लिख सकते हैं। अदरवाइज एक से ज़्यादा फील्ड को हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स, तो उस हमें लिखना होगा प्राइमरी की एंड ब्रैकेट में उन फील्ड्स को बताना होगा किस किस फील्ड को मिला के हम प्राइमरी की बना रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थे डेटाबेस कंस्ट्रेंट। अभी तक हमने 4 कंस्ट्रेंट पढ़ चुके हैं। सबसे पहला कंस्ट्रेंट हम लोगों ने स्टूडेंट्स कवर किया नॉट नल, देन डिफ़ॉल्ट, उसके बाद चेक, देन इसके बाद हमने पढ़ा की कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट के बाद एक हमारे पास कंस्ट्रेंट आता है स्टूडेंट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा, आप देखेंगे सब ध्यान से। देखिए जैसा कि स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा फॉरेन की क्या होती है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अ फॉरेन की इज़ अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। डेट मीन्स फॉरेन की जब भी बात होगी तो इसका मतलब दो टेबल की बात की जा रही है। दो टेबल में एक हम जैसे एक टेबल में प्राइमरी की होती है। फॉर एग्जांपल टेबल, यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखेंगे सब यहाँ पर, एग्जाम्पल से इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास एक टेबल है पर्सन्स टेबल। पर्सन्स टेबल में हमारे पास पर्सन आईडी है। पर्सन आईडी के बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। ये हमने एक टेबल क्रिएट की डेटाबेस में। अब ये पर्सन आईडी को हमने बनाया है प्राइमरी की फील्ड। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 तीनों ही वैल्यू यूनिक हैं। अब इस पर्सन टेबल के बाद हमने एक सेकेंड टेबल क्रिएट की है, डेट इज ऑर्डर टेबल। ऑर्डर्स टेबल में अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर आईडी है हमारे पास 1 2 3 4 ऑर्डर नंबर है, और एक है पर्सन आईडी। ये पर्सन आईडी यही फील्ड है जो यहाँ पर हमने ली है ऑर्डर्स टेबल में। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो ऑर्डर आईडी 1 है, ये ऑर्डर हमारा परचेज किया गया पर्सन आईडी जिसकी 3 है, और 3 पर्सन आईडी है यहाँ पर अक्षत। अक्षत जो यहाँ पर नेम मेंशन है। देन अगेन सेकंड जो ऑर्डर है हमारा उसकी भी पर्सन आईडी 3 है जो कि अक्षत ने परचेज किया है। देन थर्ड जो हमारी ऑर्डर आईडी है सेकंड को अदनान ने परचेज किया है, और फोर्थ को जो फोर्थ ऑर्डर आईडी है उसको ऋतिक ने परचेज किया है। तो यहाँ पर ये जितनी भी पर्सन आईडी की वैल्यूज़ हैं जो मैंने अभी सर्कल की हैं, ये सारी वैल्यू रेफ़र कर रही हैं। कहाँ से रेफ़र कर रही हैं? जो पर्सन टेबल की हमारे पास पर्सन आईडी है। डैट मीन्स यहाँ पर आप इस बात को समझें कि जो हमारी फॉरेन की होती है, जो हमारी फॉरेन की होती है, फॉरेन की एक टेबल की रेफ़र करेगी, एक टेबल की फॉरेन की रेफ़र करेगी। जैसे यहाँ पर ये मैंने एरो बनाया है, आप देख सकते हैं, ये रेफ़र कर रही है किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को। जैसे यहाँ पर जो ऑर्डर टेबल है इसमें पर्सन आईडी फील्ड फॉरेन की होगी। ये फॉरेन की है हमारी किस टेबल की? ऑर्डर टेबल की। और ये फॉरेन की रेफ़र कर रही है, किसे रेफ़र कर रही है? ये रेफ़र कर रही है प्राइमरी की फील्ड को। किस टेबल की? पर्सन टेबल की। तो यहाँ पर फॉरेन की का हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट टू टेबल्स को आपस में लिंक करने के लिए। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट को, अ फॉरेन की इज़ अ की यूज टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। दो टेबल को अगर हम लिंक करना चाहते हैं एक साथ तो हमें फॉरेन की का यूज़ करना होता है, ठीक। और यहाँ पर फॉरेन की हेल्प से क्या होगा? फॉर एग्जांपल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझेंगे स्टूडेंट, अगर हम अपने MySQL डेटाबेस में से इस पर्सन टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इस टेबल को डिलीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो
प्राइमरी की फील्ड है ये रेफर की जा रही है किसी दूसरी टेबल से। इस टेबल से क्या की जा रही है, रेफर की जा रही है। जब तक कोई भी एक टेबल दूसरी टेबल से रेफर की जाती है तो हम उस टेबल को डिलीट नहीं कर सकते। अगर हम पर्सन टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो पहले हमें ऑर्डर टेबल को डिलीट करना होगा, उसके बाद ही हम पर्सन टेबल को MySQL डेटाबेस में डिलीट कर सकते हैं। पहले हम पर्सन टेबल को डिलीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये टेबल रेफर की जा रही है किसी दूसरी टेबल से। फॉरेन की का यहाँ पर एक यूज और होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर हम जो भी वैल्यू एंटर करेंगे, फॉरेन की जो भी वैल्यू एंटर होगी वो केवल ये वैलिड वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा, इनवैलिड वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसको कैसे पता लगेगा कि वैल्यू वैलिड है या इनवैलिड है, क्योंकि ये पर्सन टेबल को रेफर कर रही है तो केवल 1 2 3 यही कुछ 3 वैल्यू यहाँ पर एंटर हो सकती हैं, 4 5 6 7 8 या कोई और सी वैल्यू यहाँ पर एंटर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है, इसलिए इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने की वजह से ही हमारे पास फॉरेन की को हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो टोटल हमने 5 कंस्ट्रेंट स्टूडेंट इस क्लास में कवर किए हैं। होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा स्टडी करना बुक में से NCERT की, बाकी सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे और क्या क्या कमांड हम MySQL डेटाबेस में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।